नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूं लोकेश शर्मा। वो भारतवर्ष सबसे पहले पर जो अपराध की कहानियाँ सेक्शन है, उसकी आज ये पहली कहानी है जो आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। एक ऐसा शहर जिसे अदब का शहर कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ इतनी नफ़ासत होती है, इतनी अदब होती है कि क्या कहा जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। वहाँ के जो नवाबों की जो नफ़ासत रही है, उसकी हमेशा चर्चा रही है। लेकिन उस शहर से क्रूरता का एक ऐसा कांड आया है, नृशंसता का एक ऐसा कांड आया है, जिसने हर किसी को जिसे कहें ना कि जो भी इसे सुन रहा है, वो दहल कर रह गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की बात करूँ तो इस शहर से जो कहानी निकल कर आ रही है, उसमें एक पिता है, शहर के एक बड़े कारोबारी हैं, करीब 12 पैथोलॉजी चलाते हैं, 3 शराब की दुकानें हैं उनके पास और इकलौता बेटा है। एक बेटी भी है लेकिन जो बेटा है वो इकलौता है। वो अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि बेटा पढ़ लिख जाए, नीट की तैयारी करे, अच्छी तैयारी कर ले, डॉक्टर बन जाए और उनका ये जो पैथोलॉजी का बिज़नेस है, ये सँभाले। लेकिन बेटे का मन कहीं पढ़ाई में नहीं रमता था। उसका नीट की प्रिपरेशन के लिए उसे एक अच्छी कोचिंग में भी पिता एडमिट करवाते हैं। 2 अटेम्प्ट ले चुका है वो, लेकिन नीट में सक्सेस नहीं होता है। तो जिसे कहें कि बेटे का मन पढ़ाई में नहीं है, लेकिन पिता को उसके भविष्य की चिंता है। उन्हें लगता है कि यदि ये पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो उन्हें लगता है कि यदि ये डॉक्टर बन जाए तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा और साथ ही डॉक्टर बनने के बाद ये जो मेरा पैथोलॉजी का बिज़नेस है, ये इसे अच्छे से सँभाल पाएगा। पिता बेटे के भविष्य के चलते कुछ अलग तरह से उसका करियर देख रहे हैं और जो बेटा है, उसे कुछ अलग धुन है कि उसे कुछ अलग करना है। वो रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, वो होटल और रिज़ॉर्ट खोलना चाहता है। तो इस कहानी को 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करना चाहूँगा। कहानी के पहले हिस्से पे आता हूँ। आशी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की आशियाना सोसाइटी में मानवेंद्र सिंह रहते थे। शहर के प्रतिष्ठित लोगों में थे और जिस सोसाइटी में जहाँ पर ये रहते थे, वहाँ पर इनका एक 3 मंजिला बड़ा मकान था। और जिस तरह से मैंने आपको कहानी में शुरू में बताया कि इनके पास करीब 12 पैथोलॉजी और 3 शराब की दुकानें थी। तो डेफ़िनेटली जिस तरह से जो दिखाई दे रहा है कि एक समृद्ध परिवार से थे और एक हाई प्रोफाइल परिवार था। ये अगर 3 मंजिलों में बँटा हुआ है और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तीसरी मंजिल पर मानवेंद्र सिंह खुद रहते थे और जो ग्राउंड फ्लोर होती थी वो जनरली मेहमानों के लिए खाली रख दी गई थी। अब चूँकि ये जो आशियाना सोसाइटी है, ये एक बड़ी अच्छी सोसाइटी मानी जाती है और वहाँ पर इन जो मानवेंद्र सिंह थे, उनका एक ग्रुप भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप था। जब वो बाहर जैसे कहें कि जब सुबह होती थी तो इनका एक मॉर्निंग वॉक का ग्रुप बना हुआ था, जनरली जिस तरह से आजकल लोगों का बना हुआ है। तो मानवेंद्र का भी एक मॉर्निंग वॉक का ग्रुप बना हुआ था। सुबह से ही उनका लोगों के साथ उठना-बैठना, मिलना-जुलना शुरू हो जाता था। तो 20 फरवरी की सुबह होती है और एज़ यूजुअल जिस तरह से बाकी सब लोग मिलते हैं, तो लेकिन मानवेंद्र उस दिन वहाँ पर नहीं आते हैं। दोस्तों में चर्चा होती कि यार आज मानवेंद्र कहाँ गायब है। जो कुछ दोस्त होते हैं वो मानवेंद्र का फ़ोन ट्राई करते हैं, लेकिन पाते हैं कि मानवेंद्र के सारे फ़ोन बंद आ रहे हैं। जी हाँ, मानवेंद्र के पास 3 फ़ोन हुआ करते थे, लेकिन उस समय जब उनके यार दोस्त उन्हें फ़ोन लगाते हैं, तो उनके तीनों फ़ोन बंद आते हैं। यह बात थोड़ी-सी जिसे कहें कि उनके जो करीबी दोस्त हैं, उन्हें थोड़ी अजीब लगती क्योंकि मानवेंद्र इस तरह के नहीं थे। मिलनसार व्यक्ति थे और सभी लोगों से बड़ी आत्मीयता से मिलते थे, तो उन्हें लगा कि यार ऐसा नहीं होता है कि मानवेंद्र के तीनों फ़ोन बंद आ जाए, तो वो जो मानवेंद्र के भाई हैं, उनसे पूछते हैं कि मानवेंद्र कहाँ है? तो जब मानवेंद्र के भाई को ये पता लगता है कि भाई के तीनों फ़ोन बंद आ रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ी-सी चिंता होती है। तो वो मानवेंद्र के बेटे अक्षत से पूछते हैं कि पि पिताजी कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं तुम्हारे? आज वो मॉर्निंग वॉक पर भी नहीं आए। तब उनका जो बेटा अक्षत है, अक्षत सिंह, वो कहता है कि पापा आज सुबह जल्दी यानी कि 20 फरवरी को सुबह जल्दी ही दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली में उनका 2 दिन का काम है, 2 दिन बाद लौटेंगे। ऐसा कहना था अक्षत सिंह का। अब इसी बीच में ये भी बात पता चली है कि 20 फरवरी को लखनऊ में उनकी एक अर्जेंट मीटिंग भी थी, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के साथ में। लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली जाते तब तक भी बात ठीक थी, लेकिन दिल्ली जाने के बाद उनके तीनों फ़ोन बंद आते हैं। यह बात कहीं थोड़ी-सी खटकती है, लेकिन कोई भी इस तरह की अनहोनी के बारे में जनरली नहीं सोचता है कि कुछ एकदम अचानक से इस तरह की अनहोनी हो सकती। कितनी बार ऐसा होता है कि यार हो सकता है व्यक्ति किसी काम में गया हो तो उसने अपने फ़ोन बंद कर लिए हो।
24 घंटे बीतते हैं, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी मानवेंद्र के फ़ोन चालू नहीं होते हैं। अब यहीं से चिंता शुरू होती है, और जब चिंता शुरू होती है तो मानवेंद्र का जो बेटा अक्षत सिंह और साथ में उनके भाई यानी कि अक्षत के चाचा और साथ ही जो उनके करीबी जो यार दोस्त और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, तो वो थाने पहुंचते हैं। क्योंकि मामला इस तरह का था कि 24 घंटे से किसी शख्स का फ़ोन बंद आ रहा था, और एक फ़ोन नहीं, तीनों फ़ोन बंद आ रहे थे। यदि बात एक दिन की होती तो भी ठीक ठाक थी, लेकिन अब घर में केवल दोनों बच्चे ही थे। बता दें आपको कि अक्षत की माँ का देहांत कुछ साल पहले हो गया था, तो घर में पिता मानवेंद्र थे और बेटा अक्षत और उसकी एक बहन, तो ओवरऑल ये तीन लोग थे। तो पिता का फ़ोन 24 घंटे से बंद आ रहा है, तीनों फ़ोन आउट ऑफ रीच आ रहे हैं, तो इसमें स्वाभाविक चिंता थी। तो ये लोग थाने पहुंचते हैं। थाने पहुंचने के बाद अक्षत खुद रिपोर्ट लिखाता है कि उसके पिता 20 फरवरी की सुबह दिल्ली दिल्ली के लिए निकले थे किसी काम के सिलसिले में, लेकिन फ़िलहाल नहीं लौटे हैं, और उनके तीनों फ़ोन भी बंद आ रहे हैं। उन तीनों फ़ोन की जानकारी भी पुलिस को खुद अक्षत सिंह देता है। अब पुलिस हरकत में आती है और तफ्तीश शुरू करती है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल भी था। शहर के एक बड़े व्यापारी जिनका 24 घंटे से फ़ोन बंद आ रहा है और तीन फ़ोन बंद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता की बात थी। तो पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अब पुलिस की तफ्तीश के साथ ही, अब जिस तरह से आजकल होता ही, आपने भी देखा होगा सोसाइटी में कि जनरली एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, तो जो इनके यार दोस्त और जो अड़ोसी पड़ोसी लोग होते हैं, वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं कि मानवेंद्र मिसिंग अपडेट, इस तरह से करके, यानी कि मानवेंद्र के बारे में कहीं किसी को भी कोई भी जानकारी मिले तो वो इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकता है। तो इस तरह का एक अपने लेवल पर वो तलाश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस अपनी तलाश शुरू कर देती है। अब इस बात को लगभग 3 दिन होने आते हैं, यानी कि 20 तारीख से मानवेंद्र लापता है, उनके तीनों फ़ोन बंद आ रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं मिल रही है, पुलिस भी कुछ अभी हाथ पैर मार रही है, कुछ पता नहीं लग रहा है। अचानक जो सोसाइटी के लोग हैं वो एक बात गौर करते हैं। अब इस बात पर उनका ध्यान जाता है कि चूँकि सोसाइटी में आजकल जिस तरह से सारे शहरों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो उनका अभी तक किसी का यह ध्यान नहीं गया था कि हम सीसीटीवी कैमरों को तो थोड़ा खंगालें कि वास्तव में क्या हुआ और क्या नहीं। तो अब यहाँ पर यह बात निकल कर आती है कि 19 तारीख की रात में मानवेंद्र अपने भाई के साथ एक शादी में जाते हैं, और उसी रात वो देर रात, जिसे कहें कि शादी से वापस लौटते हैं। अब जब सोसाइटी के लोग इन कैमरों को खंगालते हैं, तो वो देखते हैं कि मानवेंद्र को वो शादी से लौट कर आते हुए तो देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब बाकी तारीखों के जब सीसीटीवी के जो फुटेज देखे जाते हैं, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख के, तो मानवेंद्र सिंह को वापस घर से निकलते हुए नहीं पाते हो। यानी कि कोई शख्स या घर के अंदर गया, लेकिन घर के वो बाहर नहीं निकला, कि उनका बेटा अक्षत सिंह वो कह रहा है कि 20 फरवरी की सुबह वो दिल्ली के लिए अर्जेंट काम से निकल गए। अब यहाँ पर जिसे कहें कि लोगों को, और ख़ासकर उसके यार दोस्तों को, मानवेंद्र के जो दोस्त हैं, उन्हें थोड़ा-सा खुदका होता है, उन्हें थोड़ा-सा डाउट जाता है कि कोई शख्स घर में जाता हुआ दिख रहा है लेकिन बाहर निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, यह कैसे पॉसिबल है? अब यह बात आज सोसाइटी के लोग पुलिस को बताते हैं, और साथ ही यह बात अक्षत तक भी पहुंचती है कि सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को यह बात बताई है। अब जब यह बात अक्षत को पता चलती है, तो अक्षत अपने एक रिश्तेदार को बताता है कि उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे मानवेंद्र सिंह, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, यानी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। जब उस रिश्तेदार को यह पता चलता है, तो वह रिश्तेदार, उसके जो यार दोस्त और जो चाचा, जो कि 3 दिन से लगातार हलाकान हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि मानवेंद्र आखिर कहाँ गायब है, वो रिश्तेदार उन्हें बताते हैं कि अक्षत ऐसा कह रहा है कि जो पिता है उन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब जब इन लोगों को यह बात पता चलती है, तो यह जो उसके चाचा, अक्षत के जो चाचा और साथ ही जो उनके खास यार दोस्त हैं, वो अक्षत को कहते हैं कि यह तुम किस तरह की बात कह रहे हो? अभी तो 3 दिन पहले तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पिता दिल्ली गए हैं किसी अर्जेंट काम से, और अब तुम कह रहे हो कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब यह बात पुलिस तक पहुंचती है। अब पुलिस अक्षत को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब अक्षत पुलिस के सामने बैठता है, तो घबरा जाता है।
अब पुलिस को उसकी घबराहट देखकर पहली बार उस पर शक होता है और पुलिस अब उससे तसल्ली से पूछताछ करती है। और जब वो तसल्ली से पूछताछ करती है तो उसके बाद जो कहानी निकल कर आती है, अब इसके बाद के हिस्से में आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। लेकिन उससे पहले पुलिस पूछताछ के बाद अक्षत को घर लेकर पहुंचती है और घर पर अक्षत पुलिस को हर उस कमरे में लेकर जाता है जहाँ जहाँ वो सारी चीज़ें, सारे घर के सारे कमरों में ले जाता है। वो सारी बातें जो जो भी हुई वो सारी चीज़ें बताता है और उसके बाद वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचता है। ग्राउंड फ्लोर पर पुलिस को वह ड्रम मिलता है जिसमें किसी शख्स का धड़ होता है और उस धड़ को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। कहानी का जो दूसरा पार्ट है वो आपको बताता हूँ। अब आपको मैं कहानी के अगले पार्ट में वो कहानी बताता हूँ जो अक्षत ने पुलिस को बताई। अक्षत पुलिस को बताता है कि 19 फरवरी की रात में उसके जो पिता थे मानवेंद्र, वो उनके भाई के साथ एक शादी में जाते हैं। जब शादी में देर रात वो वापस घर आते हैं तो क्योंकि एक पिता जिस तरह से चिंतित रहते हैं तो घर आकर वो अक्षत से पूछते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस तरह की चल रही है, तुम नीट की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है और यदि तुम इस तरह नहीं करोगे तो आखिर तुम भविष्य में क्या करोगे। हर पिता का एक सपना भी होता है और क्योंकि जब बेटा एक ऐसी दहलीज पर आकर खड़ा होता है, अक्षत जो कि 19 साल का लड़का जिसके करियर बनाने का समय है, और यदि इस बारे में यदि उसके पिता चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो पिता यहाँ पर उससे इस सब बारे में बात करते हैं और ये जो बहस है स्वाभाविक है, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो इस तरह से इम्पेशेंट होती जा रही है, उसमें धैर्य की कमी इतनी हो चुकी है कि ये जो पिता पुत्र की जो सामान्य बातचीत है वो धीरे धीरे एक विवाद में बदल जाती है। उस समय वहाँ पर उनमें जैसे कहें कि तगड़ी बहस हो जाती है। जब वह बहस हो जाती है तो जो मानवेंद्र है, जिस तरह से अक्षत ने बताया कि मानवेंद्र को इस बहस के बाद अचानक गुस्सा आ जाता है। अब यहाँ पर एक बात और आपको बताऊंगा कि मानवेंद्र सिंह के पास, चूँकि वो बड़े व्यापारी थे, 3 शराब की दुकानें थी उनके पास, 12 पैथोलॉजी लैब है उनके पास, उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से हैं, तो उनके पास एक लाइसेंसी राइफ़ल भी होती है। सहज जिसे कहें कि एक तेज में आकर या एक गर्मा गर्मी में अचानक जो मानवेंद्र होते हैं वो अपनी राइफ़ल निकाल लेते हैं। अब ये राइफ़ल सिर्फ डराने के लिए थी, लेकिन जब अक्षत इस राइफ़ल को देखता है तो उसे लगता है कि मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है। तो वो अपने पिता से कहता है कि ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं आपकी बात मानूंगा। यदि आप कहते हैं कि मुझे नीट की तैयारी करना चाहिए तो मैं नीट की तैयारी करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, आप शांत हो जाइए। जब मानवेंद्र अक्षत की ये बात सुनते हैं तो कहीं उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होता है और वो राइफ़ल को नीचे रख देते हैं। लेकिन जैसे ही वो राइफ़ल को नीचे रखते हैं तो इतनी ही देर में अचानक जो अक्षत है, क्या था उसके दिमाग में नहीं पता, लेकिन वो राइफ़ल को उठा लेता है और राइफ़ल उठाकर अपने पिता की ओर तानता है और ट्रिगर दबा देता है। जैसे ही गोली चलती है, आपको यहाँ भी बता दूँ कि मानवेंद्र के कमरे के पास में ही जो उनकी बेटी का कमरा था और बेटी फ़िलहाल उस समय सो रही थी। 17 साल की अक्षत की जो बहन थी वो पास के कमरे में सो रही थी। गोली चलती और गोली चलने की आवाज़ सुनकर जो अक्षत की बहन है वो जाग जाती है और वो अचानक दौड़कर उस कमरे में आती है। लेकिन जब वो कमरे में आती है तो वो देखती है कि जो उसके पिता है वो खून से लथपथ है, वो पड़े हुए हैं और अक्षत के हाथ में उनकी लाइसेंसी राइफ़ल है। जब अक्षत अपनी बहन को देखता है तो घबरा जाता है। यहाँ पर उसकी बहन चिल्लाना चाहती है, लेकिन अचानक अक्षत उसकी बहन को पकड़ लेता है और उसे कवर कर लेता है और कहता है कि तुम चिल्लाना मत और यह बात किसी को बताना भी मत, वरना मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। वो बहन को इस तरह से चुप करता है और तुरंत उसे उसके कमरे में वापस ले जाकर बंद कर देता है। अब बहन को वो कमरे में बंद करता है और उसके बाद अब वो सोचना शुरू करता है कि यह घटना तो हो गई है, क्योंकि जो उसके पिता थे वो लाश में तब्दील हो चुके थे और अब क्या करें। वो 3rd फ्लोर पे था। अब उसके दिमाग में आता है और वह अब अपने पिता की लाश को 3rd फ्लोर से जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ग्राउंड फ्लोर पर लाता है, क्योंकि आप समझिए कि जो उसके पिता है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि अच्छी खासी काठी के थे और करीब 90 किलो के आसपास उनका वज़न था, और जब एक लाश में कोई शख्स तब्दील हो जाए तो वैसा ही उसका वज़न और ज़्यादा जिसे कहें कि बढ़ जाता है। उनका शरीर काफ़ी वजनी था
तो अक्षत जैसे तैसे थर्ड फ्लोर से लाश को ग्राउंड फ्लोर तक लाता है। अब ग्राउंड फ्लोर तक लाने के बाद जैसे कहें कि उसकी जो हिम्मत है वो पस्त हो चुकी है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उससे ये हो तो गया है, लेकिन अब किया क्या जाए। अब जब वो ग्राउंड फ्लोर पर है तो उसके दिमाग में चल रहा है कि अब मैं इस लाश को ठिकाने कैसे लगाऊँ। ये समझ में आ गया था, क्योंकि तीसरी, आप थोड़ा-सा इमेजिन करके देखिए कि एक शख्स जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी है और थर्ड फ्लोर से वो ग्राउंड फ्लोर तक किस तरह से वो लाश को लाया होगा, और लाश को लाने के बाद उसने ग्राउंड फ्लोर पर वो लाश को रखता है। और अब उसके दिमाग में क्योंकि खुद को कहीं न कहीं खुद को बचाने का प्रयास है, तो अब वो ये सोच रहा है कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। और यहीं पर जिसे कहे ना कि उसके दिमाग में वह सब चीज़ें घूमने लगती है, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया है कि उसके अकेले के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वह घर से बाहर इस लाश को लेकर निकले और इसे कहीं ठिकाने लगा दे। तो तब उसके दिमाग में शायद ये पहली बार घूमता है कि क्यों ना लाश के मैं कुछ टुकड़े कर दूँ, लाश को थोड़ा छोटा कर दूँ, ताकि मैं इसे आसानी से ठिकाने लगा सकूँ। और यह बात उसके दिमाग में घूमती है, और इस बात के दिमाग में घूमने के साथ ही उसके दिमाग में जिसे कहें कि वह नीला ड्रम भी घूमने लगता है, जो नीला ड्रम पूरे भारत में मुस्कान के समय से चर्चित हुआ। जिसे कहें कि मुस्कान ने जिस तरह से अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ठिकाने लगाया था, छोटे-छोटे टुकड़े किए थे, ड्रम में भरा था, पूरे देश में चर्चा में रहा था ये कांड, ठीक उसी तरह की चीज़ें उसके दिमाग में कहीं घूमने लगती हैं। और किस्मत देखिए कि शायद जिसे कहे कि उसके घर में भी उसे एक नीला ड्रम मिल ही जाता है। लेकिन अब चूँकि यह जो पूरा कांड होता है, तो अभी फ़िलहाल रात है और सुबह नहीं हुई है, और अब ऐसे में अक्षत को सुबह तक इंतज़ार करना होता है। जब सुबह होती है तो उसे अपनी बहन का ध्यान आता है। वह वापस बहन के कमरे में पहुंचता है, उसे फिर से एक बार सारी चीज़ों के लिए कन्विंस करता है कि तुम्हें किसी को बताना नहीं है, तुम किसी को कुछ भी मत बताना। और उसके बाद फिर उसे पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। जब बहन हाँ कहती है तो इसके बाद वह खाने की चीज़ें ऑर्डर करता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, बहन को खिलाता है, खुद भी खाता है। और इसके बाद क्योंकि अब सुबह हो गई है और लाश को ठिकाने लगाना है, क्योंकि लाश अभी ग्राउंड फ्लोर पर है, तो वह बाज़ार के लिए निकलता है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं न कहीं चीज़ें थी। वह बाज़ार जाता है, वहाँ से एक आरी लेकर आता है। आरी लेकर आने के बाद इसे पहले वो अपने पिता के दोनों हाथ काटता है, फिर अपने पिता के दोनों पैर काटता है। लेकिन उसके बावजूद उसे लगता है कि ये धड़ अभी भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, शायद इसे ठिकाने लगाने में उसे ज़्यादा तकलीफ़ आएगी। तो इसके बाद वह उनके सिर को भी काटता है, और इस तरह से हाथ, पैर और सिर को वो अलग करता है, और साथ में जो बाकी बचा हुआ धड़ है वह अलग रह जाता है। अब वह एक पॉलीथीन के बैग में जो हाथ, पैर और जो सिर है इन्हें डालता है, और इन्हें ठिकाने लगाने के लिए निकलता है। चूँकि सुबह-सुबह का टाइम है, तो गाड़ी को वो अपने पोर्च तक लाता है और इस तरह से खड़ी करता है कि किसी को ज़्यादा दिखाई ना दे। और उस जो पॉलीथीन बैग को, जिसमें कि उनके उसके पिता की जो लाश के जो टुकड़े, यानी कि हाथ, पैर और जो उनका सिर है, वो उस पॉलीथीन बैग में वो डाल चुका है, उन्हें अपनी गाड़ी में रखता है और जंगल में लेकर जाता है। और वहाँ पर जिसे कहें कि ठिकाने लगाने के प्रयास करता है। यहाँ पर उसके साथ क्योंकि सारी चीज़ें कहीं न कहीं, अब जब इस तरह की घटनाएँ होती ना, तो दिमाग बेहद तेज़ी से दौड़ता है। तो उसके साथ ये भी था कि इसे मुझे ये मिल ना जाए, तो साथ में वो पेट्रोल भी ले जाता है, एसिड भी ले जाता है, और लाश के इन टुकड़ों को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन जिसे कहें कि सफल नहीं हो पाता, लाश पूरी तरह से जल नहीं पाती है। लेकिन उसके दिमाग में यह भी एक चल रहा था कि अभी जो धड़ है, वो भी अभी घर पे ही पड़ा है, मुझे उसे भी ठिकाने लगाना है। तो वह वापस लौटता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है, तब तक जिसे कहें कि थोड़ा-सा जो दिन है, वो निकल चुका होता है, दिन स्टार्ट हो जाता है। घर आता है तो अब उसके सामने यह है कि इस धड़ को किस तरह से क्या ले जाया जाए। तो उसके दिमाग में फिर वही जिसे कहना है कि वो जो नीला ड्रम, जो कि पूरे इंडिया में आज की तारीख में कुख्यात हो चुका है, वह नीला ड्रम उसके दिमाग में घूमने लगता है, और वह घर में तलाश शुरू करता है। घर में एक इसी तरह का नीला ड्रम मिलता है। उस ड्रम को वह नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लाता है, और उस ग्राउंड फ्लोर पर लाकर वह जो अपने पिता का जो धड़ है, उनकी लाश के जो टुकड़े बचे हुए हैं, उसे वह उस ड्रम में पैक कर देता है और एक कोने में रख देता है।
अब यहाँ पर वो ड्रम में पैक तो कर देता है, लेकिन चूँकि दिन की शुरुआत हो चुकी थी, दिन हो चुका था और अ, उस उनके जो दोस्त और साथ ही मानवेंद्र के जो भाई, क्योंकि तीनों फ़ोन बंद आ रहे थे, तो वो भी घर पहुँच जाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्चों की भी चिंता थी और मानवेंद्र की भी चिंता थी। क्योंकि माँ घर में अब माँ थी नहीं। पिता जो थे मानवेंद्र, उनके फ़ोन बंद आ रहे थे, तीनों फ़ोन बंद आ रहे थे। तो तलाश के लिए वो घर आ चुके होते हैं और अब जिसे कहें कि घर पर लोगों का आना-जाना शुरू हो गया था। अब घर पर लोगों का आना-जाना है, इसी बीच में जो मानवेंद्र का जो धड़ है, वो ड्रम में है और वो ड्रम एक कोने में रखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर। यहीं पर अक्षत भी है। वो मौके की तलाश में है कि कैसे भी करके इस ड्रम को ले जाकर इस धड़ को भी ठिकाने लगा दें। लेकिन अब चूँकि घर में लोगों की आवाजाही इतनी बढ़ गई है और भी रिश्तेदार भी आ जाते हैं, तो अक्षत को जिसे कहें कि अब मौका नहीं मिलता है। और 20 का दिन गुज़रता है, 21 का दिन गुज़रता है, 22 का दिन गुज़रता है। चूँकि दिन गुज़रते जा रहे हैं और लोग जो जिसे कहें कि रिश्तेदारों का सिलसिला भी बढ़ चुका है आने का घर पर, तो अब अक्षत के पास कोई चारा नहीं है। वह जो ड्रम है वह लोगों के सामने ही रखा होता है। लेकिन कौन ऐसा सोचेगा कि ये जो शख्स जिसे कि ढूँढ रहे हैं, वो इस सरगर्मी से ढूँढ रहे हैं, जिसे वो लापता मान रहे हैं, उस इंसान की जिसे कहें कि मौत हो चुकी है और उसका जो धड़ है वो इसी ड्रम में, जो ड्रम उनकी नज़रों के सामने से भी कई बार गुज़रा होगा, उसका जो धड़ है वो इस ड्रम में पड़ा हुआ है। और इसके बाद फिर उनकी जो गुमशुदगी की कहानी जो कि मैंने आपको बताई, तो इस तरह से ये कहानी के 2 पार्ट यहाँ तक आए। अब इस कहानी में एक और पहलू जुड़ता है, जिसे कहें कि जो सोचने वाली बातें। जो बहन है, उसे पता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसने अपनी आँखों से सब देखा है। लेकिन इन 3 दिनों में उसके घर में उसके बाकी रिश्तेदार आ रहे हैं, उसके चाचा आ रहे हैं, वो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन वो किसी को नहीं बता रही है। तो इस केस में यह भी एक सोचने वाली बात है कि आखिर बहन क्यों कर नहीं बता रही है। ठीक है कि वो भाई से डरी हुई है, कहीं उसके साथ भी ऐसा ना कर दे, लेकिन अब इतने लोगों के बीच में इस बात की संभावना कम है कि भाई ऐसा कुछ कर देता। इसी बीच में चूँकि अब वो 17 साल की है, उसकी परीक्षाएँ भी चल रही है, तो इसी बीच में वह पढ़ने के लिए अपनी सहेली के यहाँ भी जाती है। लेकिन वहाँ भी वह 2 घंटे रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन वह किसी को भी यह बात नहीं बताती है कि पिता और भाई के बीच में इस तरह का संघर्ष हुआ और भाई के हाथों इस तरह से गोली चली और पिता की मृत्यु हुई। तो इस तरह की कोई बात बहन के मुँह से नहीं निकलती है। अब इधर अक्षत पुलिस को 3 दिन तक गुमराह करता है। हालाँकि पुलिस अब पड़ताल कर रही है कि वास्तव में जो अक्षत ने उन्हें जो कहानी सुनाई है, जो बयान दिया है अभी फ़िलहाल, कि किस तरह से उसके और पिता के बीच में गरमा-गर्मी हुई, किस तरह से कहा-सुनी हुई, किस तरह से पिता ने उसे डराने के लिए राइफ़ल निकाली और किस तरह से उससे बाद में इस तरह की यह घटना हो गई। पुलिस अभी फ़िलहाल इस पर भी शक कर रही है और इस पर भी तफ्तीश जारी है कि अक्षत ने ये जो कहानी सुनाई है, ये वास्तव में सही है या यहाँ पर भी अक्षत पुलिस को मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। इसी बीच में उसके जो मौसा है, उनका भी बयान आता है कि वास्तव में अक्षत पिता को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उससे ये जो सब कुछ हुआ ये डर से हो गया। अब आप तो जब पूरे घटनाक्रम पर गौर करेंगे तो आप खुद सोचिए कि ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पुलिस तफ्तीश में आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। क्योंकि जो ओवरऑल है, मैं आपको जो ये सुना रहा हूँ, ये कहानी है जो मीडिया रिपोर्ट से निकल कर आई है, लेकिन इसमें ढेर सारी चीज़ें होती, ढेर सारे लूप होल्स होते हैं और जिसे कहते हैं ना कि जो कहावत है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो कहीं न कहीं कोई अपराधी ऐसी गलती कर ही जाता है जहाँ वह पकड़ में आ जाता है। तो फ़िलहाल तो अभी अक्षत ने जो अपनी कहानी सुनाई है वो कुछ इस तरह की कहानी सुनाई है। लेकिन फिर भी जो कुछ सवाल जो साइकोलॉजिकली जो खड़े होते हैं कि ठीक है, यदि अक्षत से ऐसा हुआ भी कि एक गरमा-गर्मी हुई, एक बहस हुई, चूँकि एक जो एक यंग एज होती है, इसमें कितनी बार इस तरह का गुस्सा होता है, इस तरह का आवेश होता है कि शायद उससे भी गुस्से में गोली चल गई। क्योंकि अब उसके पिता भी कहीं न कहीं थोड़े बहुत तो गुस्से रहे होंगे, यदि राइफ़ल रख रहा है कोई इंसान, भले ही वो सेफ्टी के हिसाब से रख रहा है और तो हो सकता है कि डर के मारे उससे गोली चली हो। लेकिन यदि गोली चल भी गई थी, उससे इस तरह की घटना हो भी गई थी, तो सुबह वह सब लोगों को बता सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। उसके बदले उसके दिमाग में यह आता है कि लाश को किस तरह से ठिकाने लगाया जाए, और लाश को ठिकाने लगाने का वह जो तरीका चुनता है, वह भी इतना क्रूरतम और नृशंस कि जिसे कहें कि कलयुग की जो सारी पराकाष्ठा हैं,
इस मामले में टूट जाती है कि कैसे कोई शख्स अपने ही पिता को पहले गोली मारता है, फिर गोली मारने के बाद उनकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए यह दिमाग में लाता है कि बाज़ार से एक आरी खरीदी जाए। उस आरी से उसकी पिता के लाश को, अपने ही पिता की लाश के छोटे-छोटे टुकड़े किए जाए, उन्हें पॉलीथीन बैग में भरा जाए, उन्हें इस तरह से ठिकाने लगाया जाए। ताकि उसके मौसा यहाँ पर भी सफाई देते हैं और कहते हैं कि चूँकि उसके पिता का जो वज़न था वो करीब 90 किलो के आसपास था और एक अच्छी ऊँची कदकाठी के थे, तो अक्षत के लिए संभव नहीं था कि वह अकेला उन्हें उनकी पूरी बॉडी को ठिकाने लगा देता। तो इसके चलते शायद उसके दिमाग में यह ख़्याल आया होगा। अब इसी बीच में इस कहानी में एक पेच और हैगा। आज से करीब 4 महीने पहले मानवेंद्र सिंह के घर में एक चोरी होती है और कुछ गहनों की चोरी होती है। और जब ये चोरी होती है तो चूँकि घर में मानवेंद्र हैं, बेटा अक्षत है, बेटी है और उनके यहाँ पर जो घर पर जो काम करने वाली जो मेड है वो है। तो जिसे कहें कि जो एक बाहरी आदमी है वो केवल एक मेड है। तो मानवेंद्र सिंह मेड से पूछते हैं कि क्या ये चोरी तुमने की है? लेकिन जो मेड है वो क्लियरली ना कर जाती है कि यह चोरी मैंने नहीं की है। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल हो जाता है कि जब घर में कोई ज़्यादा लोग ही नहीं हैं, घर में गिनती के लोग और बाहरी लोग केवल मेड ही है, तो मानवेंद्र को ऐसा लगता है कि शायद ये चोरी इसी ने की है, लेकिन यह झूठ बोल रही है। अब इसे लेकर मानवेंद्र थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं इस चोरी को लेकर। लेकिन कुछ समय बाद मानवेंद्र को पता चलता है कि वह चोरी मेड के द्वारा नहीं की गई थी, कहें कि अक्षत ने ही उस चोरी को अंजाम दिया था। अब जब मानवेंद्र को यह पता लगता है तो एक स्वाभाविक बात थी कि एक बाप अपने ही बेटे को कैसे कटघरे में खड़ा करता। शायद जब उन्हें पता लगता है कि अक्षत से ही इस तरह की यह घटना हुई है तो उस रिपोर्ट को वो वापस ले लेते हैं। लेकिन उस रिपोर्ट को वापस लेने के बाद जिसे कहे कि जो मानवेंद्र की अक्षत को लेकर जो थोड़ी सी सोच है वो थोड़ी सी चिंता वाली हो जाती है और होना भी चाहिए। क्योंकि एक पिता जिनके पास इतना पैसा है, जिनके पास इतना सफल कारोबार है, यदि उनका बेटा घर से गहने चुरा रहा है तो एक तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर इस तरह की क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो वो अक्षत पर जिसे कहें कि उनकी जो निगरानी है वो बढ़ा देते हैं, उनकी जो टोका टाकी उसकी जिसे कहें कि वॉचिंग चालू हो जाती कि आखिर ये बच्चा क्या कर रहा है, इसे ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इसने अपने ही घर में चोरी कर ली। चूँकि उसके करियर को लेकर भी वो चिंता में थे, उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता में थे, तो लगातार उनकी जो टोका टाकी है जिसे कहें कि बढ़ जाती है। और ये जो एज होती है जिसे कहें ना कि जो टीन एज होती है, ये एक रिबेलियस एज होती है, रिबेल करती है कहीं न कहीं। आप यदि उन्हें किसी भी काम के लिए टोकेंगे तो वो आपके सामने कहीं न कहीं फूट पड़ते हैं यदि आपकी और उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही। यदि पेरेंट और बच्चे की केमिस्ट्री मैच नहीं करती है तो कहीं न कहीं उनके बीच में हमेशा एक आपसी तकरार वाला मामला बना रहता है। तो कुछ इसी तरह का मामला मानवेंद्र और अक्षत के बीच कहीं न कहीं गहरा चुका था। मानवेंद्र उसके करियर को लेकर सजग थे, वो चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बन जाए, नीट की तैयारी करे। लेकिन अक्षत जो था उसके दिमाग में चूँकि उसके दिमाग में ये था कि ऑलरेडी मेरे पिता के पास इतना पैसा है, इनका ऑलरेडी इतना व्यापार है, तो क्यों ना मैं होटल खोलूँ, क्यों ना मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, क्यों ना मैं रिज़ॉर्ट खोलूँ। कुछ इस तरह की उसके दिमाग में बातें थी। वह पिता के जो पैथोलॉजी बिज़नेस है उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहता था। तो ओवरऑल अभी तक की कहानी में जो बात सामने आ रही है वो कुछ इस तरह की बात सामने आ रही है। जब 19 फरवरी का दिन आता है और जब पिता वापस शादी से लौट कर घर आते हैं तो एक सीधी सी बात कि इतनी रात में जब आप फिर से वापस किसी बच्चे को इस तरह से पूछते हैं तो एक स्वाभाविक सी एक जो टेंशन क्रिएट हुआ होगा, जो तनाव क्रिएट हुआ होगा, जो गुस्सा आया, उस गुस्से में मानवेंद्र ने भी कहीं राइफ़ल निकाली जिस तरह की बात अक्षत ने बताई और अक्षत से किस तरह से एक गोली चल गई, ये भी सारी बात उसने बताई। अक्षत ये बात खुद को बचाने के लिए कह रहा है। अभी इस बात की तफ्तीश फ़िलहाल पुलिस कर रही है। फ़िलहाल पुलिस ने उसकी इस बात पर भरोसा नहीं किया है क्योंकि 3 दिन तक जब वह पुलिस को बरगलाता रहा तो पुलिस को अभी फ़िलहाल यही लग रहा है कि जिस तरह से अक्षत ने पुलिस को बरगलाया वो एक शातिर अपराधी की तरह उसने बरगलाया था। तो फ़िलहाल पुलिस उसकी बातों पर भी यकीन नहीं कर रही है। और जहाँ तक बात करें गोली चलने की, तो गोली गुस्से में चल सकती है, होता है गुस्से में बड़े अपराध होते हैं। जनरली जो क्राइम होते हैं, जो अपराध होते हैं वो गुस्से में होते हैं। लेकिन उस अपराध के बाद
बाज़ार से आरी लाना, लाश को ठिकाने लगाने के लिए छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना, एसिड और पेट्रोल का इस्तेमाल, ड्रम का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जिसे कहें कि अक्षत को कटघरे में खड़ा करती है। तो दोस्तों आज की अपराध की कहानी में जिसे कहें कि भारतवर्ष सबसे पहले पर ये पहली अपराध की कहानी है। धीरे-धीरे सिलसिलेवार अब भारतवर्ष सबसे पहले पर जो पूरा जो शेड्यूल है, आपको पूरे शेड्यूल वाइज़ सारी खबरें मिलेंगी और इसमें प्लानिंग था कि शनिवार के दिन आपको इस तरह की अपराध की कहानी मिलती, लेकिन ये इस तरह का अपराध सामने आया था कि जिसे मेरे लिए कवर करना ज़रूरी था। इस वजह से मैंने फिर दिन पर गौर नहीं किया। आज गुरुवार है, हो सकता है कि यह कहानी आज ही आप तक पहुँच जाए। दोस्तों ये कहानी सुनी होगी आपने, लेकिन इस कहानी में जो बातें जिसे कहें कि आखिर हम किस तरह के समाज का निर्माण कर रहे हैं, आखिर हम किस तरह की पेरेंटिंग कर रहे हैं। एक बेटा जिसे अपना करियर किसी और दिशा में बनाना है और पिता है उसके करियर को लेकर चिंता में है, वो चाहते हैं कि बेटा कुछ इस तरह का काम करे तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन मतभेद कुछ इस तरह के कि पिता भी गुस्से में आकर राइफ़ल निकाल ले और उसके बाद बेटा उस राइफ़ल से अपने ही पिता की हत्या कर दे और उसके बाद बेटा उस राइफ़ल से अपने ही पिता को मार दे। बड़े प्रश्न हैं फ़िलहाल आज की पेरेंटिंग पर। अभी कुछ दिनों पहले ही इंदौर का एक जो चर्चित कांड हुआ था, सोनम रघुवंशी वाला, उसमें भी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो लड़की अपने ही पति को पूरी फैमिली को बरगलाती है, इवन अपने पति तक को बरगलाती है, प्लानिंग करती है, उसे ले जाकर और वहाँ पर हनीमून पर उसका मर्डर करती है। तो दोनों ये इस मामले का मैंने ज़िक्र इसलिए किया है क्योंकि बात यह निकल कर आ रही है कि यदि उसे नीट की तैयारी नहीं करनी थी, उसे यदि डॉक्टर नहीं बनना था, तो चाहता तो वह इस बात को समझा सकता था अपने पिता को कि यह एग्ज़ाम बहुत टफ़ है, मुझसे इतनी पढ़ाई नहीं होती है, मैं यह नहीं करना चाहता। पिता भी चाहते तो इस चीज़ को समझ सकते थे कि शायद मेरे बेटे के बस की नहीं है ये नीट वगैरह। यदि मेरे बेटे का मन है कि उसे रेस्टोरेंट खोलना है या मेरे बेटे का मन है कि उसे रिज़ॉर्ट खोलना है, तो चाहते तो वह भी इस चीज़ को समझ सकते थे। इसी तरह से यदि मैंने सोनम की बात कही तो सोनम ने अपने पति को सिर्फ़ इसलिए मार दिया था क्योंकि उसका किसी दूसरे लड़के से अफ़ेयर था और वो उससे शादी करना चाहती थी। अब इस सोनम वाले केस में भी उस लड़के की जान सिर्फ़ इसलिए चली गई, उस निर्दोष की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसने अपने घरवालों के अनुसार सोनम से शादी करना चाही। अब सोनम चाहती तो अपने घरवालों को बता सकती थी कि मेरा पर्टिकुलर इस लड़के से अफ़ेयर है और मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। लेकिन वहाँ भी पेरेंटिंग पर सवाल था और यहाँ पर भी पेरेंटिंग पर सवाल है। एक छोटी-सी बात, सोनम का अपने घरवालों को यह बताना कि मैं इस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ और यहाँ पर अक्षत सिंह का अपने पिता को यह बताना कि मैं नीट की तैयारी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे जो मैं करना चाहता हूँ मुझे वो करने दिया जाए। एक छोटी-सी बात, लेकिन इस छोटी-सी बात को दोनों ही परिवार नहीं समझ पाए और दोनों ही परिवारों के जिसे कहें कि फ़िलहाल मैं इसलिए ज़िक्र कर दे रहा हूँ क्योंकि बात कितनी छोटी-सी थी। आप सोच कर देखिए, लेकिन शायद कितना प्रेशर रहता होगा। मैं बात इसीलिए पेरेंटिंग पर सवाल उठा रहा हूँ, मैं इसीलिए घर के माहौल पर और समाज के माहौल पर यह उठा रहा हूँ कि हम किस तरह का माहौल हमारे घर में क्रिएट कर देते हैं कि हमारे ही बच्चे खुलकर हमें यह नहीं समझा पाते हैं कि उनके दिल में क्या है। ना सोनम अपने दिल की बात अपने परिवार को बता पाई और न ही अक्षत अपने दिल की बात अपने पिता को बता पाया और इसी के चलते दोनों परिवारों के सामने एक जिसे कहें ना कि इस तरह की स्थिति आई कि दोनों यहाँ पर अक्षत के केस में पिता अब घर में है नहीं, माँ उसकी पहले ही उसकी जा चुकी है, उसकी एक बहन है जिसे कहें कि रिश्तेदारों के भरोसे रहना है और अक्षत अभी तो उस पर फ़िलहाल केस चल रहा है, आगे जो भी होगा। और इसी के साथ यदि सोनम की बात करूँ तो वो भी फ़िलहाल जेल में है। जिसके साथ शादी करना चाहती थी वो भी नहीं हुआ, जिसके साथ शादी हुई वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जिसे कहना, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये पेरेंटिंग पर ये हमारे जो जो दबाव की स्थितियाँ जो हम आपस में कर देते हैं, जो कम्युनिकेशन जो गैप बढ़ता चला जा रहा है हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में, इस गैप को कहीं न कहीं ख़त्म होना चाहिए, इस कम्युनिकेशन गैप को। जब तक ये गैप ख़त्म नहीं होगी, तब तक इस तरह के क्राइम हमारे सामने जब तक आते ही रहेंगे। दोस्तों आप देख रहे थे भारतवर्ष सबसे पहले और मैं हूँ लोकेश शर्मा और फिर मिलता हूँ
फिर मिलता हूँ किसी एक्सक्लूसिव स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए।